हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइबर एमएलटी एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी। तो आज हम आए हैं हम हेमेटोलॉजी में ब्लड के बारे में डिस्कस करने के लिए। तो हमारे ब्लड रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है आज हम उन सभी को कवर करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम हमारे देखते हैं कि जो हमारी हेमेटोलॉजी है, हेमेटोलॉजी के फादर किसे कहा जाता है। तो क्या देखने वाले हैं हम, फादर ऑफ हेमेटोलॉजी। जो हेमेटोलॉजी है उसके फादर किसे कहा जाता है। तो हमारे जो हेमेटोलॉजी है उसके फादर कहा जाता है सर विलियम हेवसन। सर विलियम हेवसन को जो है हमारे हेमेटोलॉजी के फादर कहा जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा, स्टार लगा लीजिए। ठीक है, सर विलियम हेवसन जो है उनको हेमेटोलॉजी के फादर कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक का क्लियर। एक सेकेंड बस। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं जो हमारे हेमेटोलॉजी होता है उसमें हम क्या करते हैं। तो जो हेमेटोलॉजी में हमारी जो डायग्नोसिस है, ठीक है, डिसीज़ को डायग्नोसिस करने के लिए हम ब्लड का एग्जामिनेशन कराते हैं। तो वो हमारे क्वालिटेटिव एग्जामिनेशन भी होता है और हमारे क्वांटिटेटिव एग्जामिनेशन भी होता है। ठीक है, तो जो ब्लड है, ठीक है, जो रिज़ल्ट जब हम टेस्ट लगाते हैं लेबोरेटरी में, उसके बाद जो रिपोर्ट होती है, जो हमारा रिज़ल्ट होता है, वो फिजिशियन को हेल्प करता है डायग्नोसिस में। ठीक है, कि पेशेंट को किस तरह की बीमारी हुई है उसके डायग्नोसिस में फिजिशियन को वो जो हमारा रिज़ल्ट है वो हेल्प करता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हम ले लेते हैं एनीमिया और ल्यूकेमिया। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखना। ठीक है, उसके बाद हम जो हमारा ब्लड है उसमें हम क्या क्या करते हैं। सबसे पहले जो 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 भी पर्सन होता है हमारा, जो क्या करता है, ब्लड कलेक्ट करता है। जो ब्लड कलेक्ट करता है उसे हम क्या कहते हैं। तो ब्लड कलेक्ट करने वाला जो पर्सन होता है हम उसे कहते हैं फ्लेबोटोमिस्ट। क्या कहते हैं, फ्लेबोटोमिस्ट। ठीक है, जो ब्लड कलेक्ट करता है, जो ब्लड करता है उसे हम फ्लेबोटोमिस्ट कहते हैं। और जो ब्लड कलेक्शन की जो प्रोसेस होती है उसे क्या कहा जाता है। तो जो हमारे ब्लड कलेक्शन की प्रोसेस होती है हम उसे बोलेंगे फ्लेबोटोमी। ठीक है, फ्लेबोटोमिस्ट और फ्लेबोटोमी में ये मेन डिफरेंस है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब जो हमारी लेबोरेटरीज़ होती है, ठीक है, हमारी लेबोरेटरीज़ में हमारे जो पेशेंट है उसका डायग्नोसिस हम करेंगे, उसका रिज़ल्ट मिलेगा, वो क्या करेगा, फिजिशियन को जो भी डिसीज़ है उससे डायग्नोसिस करने में हेल्प करेगा। हेमेटोलॉजी में हम कौन कौन से टेस्ट लगाते हैं। तो हेमेटोलॉजी जो होती है उसके अंदर हम आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, ब्लीडिंग टाइम, क्लोटिंग टाइम, डी डाइमर टेस्ट, पीसीवी, एमसीवी, एमसीएच, एमसीएससी, सीबीसी, बोन मेरो एग्जामिनेशन, एली सेल प्रिपरेशन, ऑस्मेटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट, सिकलिंग टेस्ट, ये सभी जो टेस्ट होते हैं ये वेरियस हेमेटोलॉजिकल टेस्ट होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं और हम हेमेटोलॉजी लेबोरेटरी में परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ तक का क्लियर, हमने इम्पॉर्टेंट देख लिए हैं, जो भी थे वो हमने डिस्कस कर लिया। अब हमारे बात करते हैं हम हमारे ब्लड कंपोजिशन की। तो ब्लड कंपोजिशन में सबसे पहले क्या होता है। तो हमारा जो बॉडी फ्लूइड है, ठीक है, वो कितना परसेंट होता है एक एडल्ट में। एक एवरेज देखें कि एडल्ट में बॉडी फ्लूइड जो है उसका कितना परसेंटेज प्रेजेंट होता है टोटल बॉडी मास के अकॉर्डिंग। तो टोटल बॉडी मास के अकॉर्डिंग जो बॉडी फ्लूइड है, क्या है हमारा बॉडी फ्लूइड, ठीक है, वो कितना होता है। तो वो होता है हमारा 55 to 60% हमारा बॉडी फ्लूइड प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब जो हमारा जो बॉडी फ्लूइड होता है उस बॉडी फ्लूइड को 2 मेजर कंपोनेंट में डिवाइड किया गया है। 2 मेजर कंपोनेंट कौन से होते हैं। तो फर्स्ट होता है हमारा इंट्रासेल्युलर फ्लूइड। ठीक है, कौन सा फ्लूइड होता है हमारा, इंट्रासेल्युलर फ्लूइड होता है और एक एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड होता है हमारा। ठीक है, ये 2 मेजर कंपोनेंट में हमें इसको क्या करा है, डिवाइड करके रखा है। ठीक है, टोटल बॉडी वेट में हमारे क्या क्या प्रेजेंट होते हैं। तो टोटल बॉडी वेट में सॉलिड पार्ट भी होता है हमारा। टोटल बॉडी वेट जो होता है, क्या, टोटल बॉडी वेट,
ठीक है। इस टोटल बॉडी वेट में क्या होता है हमारा, तो एक तो हमारा सॉलिड पार्ट भी होता है, ठीक है, और एक हमारा उसके अंदर प्रेजेंट होता है वाटर कंपोनेंट, ठीक है। वाटर कंपोनेंट कितना होता है हमारा, तो 50 to 70% जो है हमारा वाटर कंपोनेंट प्रेजेंट होता है। इस वाटर कंपोनेंट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, वो होते हैं हमारा इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड और एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड कितना होता है, तो इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड जो होता है वो 2/3 पार्ट होता है और एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड जो होता है वो हमारा 1/3 पार्ट होता है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। जो हमारा एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है, क्या है हमारा एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, इस एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड को भी और फर्दर डिवाइड किया गया है, ठीक है, जिसमें हमारे इंटरस्टिशियल फ्लूइड 80% होते हैं, ठीक है, और इसके अंदर हमारा जो प्लाज्मा है एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में आता है वो 20% होता है, ठीक है। तो यहाँ तक के हमारा क्लियर है, ठीक है। थोड़े से राइटिंग की प्रॉब्लम होगी, आप समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगी कि थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट लाऊं, ठीक है। आगे हम देखते हैं, ठीक है, आगे हम देखते हैं हमारा जो ब्लड है, ब्लड क्या होता है। तो अब जो हमारा ब्लड है वो कैसा है, तो वो ब्लड जो है हमारा एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड क्या है, एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। ये ब्लड हमारा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखना। बहुत सारी एग्जामों में पूछा जाता है कि ब्लड क्या होता है, तो ब्लड हमारा एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, ब्लड का मेन फंक्शन क्या होता है, तो इसका जो मेन फंक्शन होता है वो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। किस चीज़ को ट्रांसपोर्ट करता है, तो ट्रांसपोर्ट करने का काम होता है हमारे O2 का, हमारे न्यूट्रिएंट सब्सटेंस होते हैं उनका, हमारे जो विटामिन्स होते हैं, ठीक है, उन विटामिन्स का, हार्मोन का ट्रांसपोर्टेशन करने का काम करता है, प्रोटेक्शन करता है, एंड क्लोटिंग फैक्टर का भी फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। ये सर्कुलेट होता है कहाँ पर, तो ये सर्कुलेट होता है हमारी बॉडी के अंदर थ्रू द ब्लड वेसल्स, ठीक है। अब हम जो हमारा ब्लड है, ब्लड की हम प्रॉपर्टीज़ जो है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे जो ब्लड है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। तो ब्लड को उसकी प्रॉपर्टीज़ के आधार पर देखें तो ब्लड जो होता है उसको प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी 2 कैटेगरीज होती है, एक होता है हमारा एट्रियल ब्लड, ठीक है, एक होता है हमारा एट्रियल ब्लड और दूसरा होता है हमारा वीनस ब्लड, ठीक है। 2 टाइप का से उसको डिवाइड किया गया, एट्रियल ब्लड और वीनस ब्लड। जो एट्रियल ब्लड है, एट्रियल ब्लड की हम बात करें तो एट्रियल ब्लड कैसा होता है, तो जो एट्रियल ब्लड होता है वो हमारा स्कारलेट रेड कलर का होता है, स्कारलेट रेड होता है, ठीक है। और जो वीनस ब्लड होता है वो कैसा होता है, तो जो वीनस ब्लड होता है वो हमारा पर्पल कलर का होता है, ठीक है। एट्रियल ब्लड स्कारलेट रेड कलर का होता है और वीनस ब्लड पर्पल रेड कलर का होता है। इसका जो एट्रियल ब्लड होता है वो क्या करता है, तो एट्रियल ब्लड जो होता है वो कंटेन करता है किसको, तो एट्रियल ब्लड जो होता है वो हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और जो वीनस ब्लड होता है वो कौन सा होता है, तो वो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड हमने देखा था, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड होता है मतलब उसमें इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड भी आता है और एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड भी आता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अकॉर्डिंग। तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में जो हमें है हमारा वो 14% मतलब कितना होता है, तो वो 40 लीटर में होता है, मतलब 33% प्रेजेंट होता है वो, ठीक है। हम इसकी वॉल्यूम की बात कर लेते हैं, हमारे ब्लड जो है उसका वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है। तो ये मैं थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ, ठीक है, तो हम यहीं पर ही समझ लेते हैं, ठीक है। ब्लड का क्या देखते हैं, ब्लड जो है उसका वॉल्यूम देख लेते हैं, ब्लड का वॉल्यूम कितना होता है, ठीक है। तो ब्लड जो है उसका वॉल्यूम मेल में अलग होता है और फीमेल जो होती है उस फीमेल के अंदर ब्लड का वॉल्यूम अलग होता है। मेल में कितना होता है, तो मेल में 5 to 5.5 लीटर जो है वो ब्लड प्रेजेंट होता है, और जो फीमेल होती है फीमेल में 4 to 4.5 लीटर ब्लड प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो मेल होते हैं, मेल में फीमेल के कंपैरिजन में ब्लड ज़्यादा होता है, मेल में जो ब्लड है वो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। क्यों प्रेजेंट होता है, क्योंकि मेल जो होता है उसमें सेक्स हार्मोन प्रेजेंट होते हैं जो कि इरेथ्रोपोइसिस को स्टिमुलेट करते हैं, और जो फीमेल होती है फीमेल में एक साइकिल चलती रहती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसमें क्या होता है ब्लड लॉस होता है, जिसके कारण जो फीमेल होता है उसमें ब्लड कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो मेल के कंपेरिजन में फीमेल में ब्लड कम होता है, ठीक है। ये क्या है, हमारी एक नॉर्मल वैल्यू भी है, ठीक है। इसे आपको याद रखना है कि मेल में जो ब्लड है उसका अमाउंट कितना होता है, तो
5 to 5.5 लीटर ब्लड जो होता है, मतलब कितना 5 से 5.5 लीटर ब्लड जो होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, मेल में प्रेजेंट होता है। और फीमेल में कितना ब्लड प्रेजेंट होता है, तो फीमेल में ब्लड प्रेजेंट होता है 4 से 4.5 लीटर। ठीक है, आई होप यहाँ तक का आपको क्लियर होगा। आगे डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारा एक सेकेंड, जो पीएच है, पीएच हम देख लेते हैं। तो जो ब्लड है, ब्लड का पीएच कितना होता है, तो ब्लड जो होता है वो कैसा होता है, स्लाइडली एल्कलाइन होता है। कैसा होता है, स्लाइडली एल्कलाइन पीएच होता है। ठीक है, यानी कि इसका पीएच कितना होता है, अगर हम एक एवरेज की बात करें, एवरेज की बात करें तो कितना होता है, एवरेज होता है उसका 7.4। और अगर हम रेंज की बात करें, उसकी रेंज कितनी होती है, ठीक है, तो रेंज होती है हमारी 7.35 से 7.45 तक ये क्या करता है, कैरी करता है। ठीक है, यहाँ तक का क्लियर। अब हमारा जो ब्लड है हम उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी देख लेते हैं। तो हमारा जो ब्लड होता है, ठीक है, क्या है हमारा, सबसे पहले हम देखते हैं ब्लड की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है। तो जो ब्लड है, हमारे ब्लड की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1.052 से 1.061 हमारे ब्लड की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। उसके बाद हम प्लाज्मा देखते हैं, किसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी देखना है हमें, प्लाज्मा की स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो प्लाज्मा की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1.022 से 1.026, ये हमारे प्लाज्मा की स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गई। उसके बाद हमें देखना है हमारे ब्लड सेल, किसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी देखना है, तो हमारी जो ब्लड सेल्स हैं उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें देखना है। ठीक है, तो ब्लड सेल की स्पेसिफिक ग्रेविटी देखना है तो कितनी होती है 1.092 से कितनी होती है 1.010, इसकी हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटीज होती है। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ तक का क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ब्लड हम देख लेते हैं। ब्लड की विस्कोसिटी देखें तो ब्लड कैसा होता है, विस्कस होता है। ठीक है, वाटर के कंपैरिजन में 5 टाइम्स ज़्यादा विस्कस होता है। ठीक है, अब हम कंपोजिशन डिस्कस कर लेते हैं। हमारा कंपोजिशन के लिए हम ड्रॉइंग करके बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है हमारे, ये क्या करी हमने, एक ट्यूब ली, एक सेकेंड। ठीक है, ये क्या करा हमने, एक हमारी ट्यूब ली है, इसके अंदर क्या करा हमने ब्लड लिया है। ठीक है, इसके अंदर क्या करा हमने, ब्लड को लिया है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, इस ट्यूब के अंदर हमारा एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट है। मतलब ये क्या है, कैसी है, एंटीकोगुलेंट वाली वाइल है जिसके अंदर ब्लड प्रेजेंट है। अब जो ये जो ट्यूब है, अब हम इसको सेपरेट करेंगे तो इसमें क्या मिलेगा, तो हमें इसमें 3 पोर्शन देखने को मिलेंगे। जो सबसे नीचे का होगा वो क्या होगा, वो होगा हमारा सेडिमेंट है। ठीक है, जिसमें क्या प्रेजेंट होती है, हमारी ब्लड सेल्स प्रेजेंट होती है, हमारा सेडिमेंट पोर्शन हो गया। उसके बाद हमें बीच में एक लाइन देखने को मिलती है जो कि वाइट कलर की होती है। तो वाइट कलर से तो हम ड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद सबसे ऊपर सुपरनेटेड पोर्शन जो हमें देखने को मिलता है वो कैसा होता है, हमें इस तरह से देखने को मिलता है, येलो येलो। ठीक है, अब ये हमने हमारे कंपोनेंट बना लिए। ठीक है, अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड को मतलब 3 पोर्शन में डिवाइड किया गया है, या 2 मान लेते हैं हम। कौन कौन से होते हैं हमारे, सबसे ऊपर वाला जो पोर्शन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, तो सबसे ऊपर वाला जो पोर्शन होता है उसे हम बोलते हैं प्लाज्मा। ठीक है, जो बीच में जो लेयर देखने को मिलती है जो कि वाइट कलर की लेयर होती है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं हमारा बफी कोट। क्या होता है, ये आपका होता है बफी कोट। बफी कोट कितना होता है, ये बफी कोट हमारा 1% हमें देखने को मिलता है। और सबसे नीचे जो रेड सेल प्रेजेंट होती है वो क्या होती है, हमारा सेडिमेंट होता है। ठीक है, ये क्या है आपका सेडिमेंट। इस सेडिमेंट में क्या प्रेजेंट होता है, तो इस सेडिमेंट के अंदर हमारे ब्लड सेल्स प्रेजेंट होती है। जो बफी कोट होता है, बफी कोट में क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो बफी कोट जो है वो कंटेन करता है आपका प्लेटलेट प्लस WBC को कंटेन करता है। ठीक है, ये जो सेडिमेंट पोर्शन होता है, जब ब्लड सेल ग्रेविटी के कारण बॉटम में आकर सेटल डाउन हो जाती हैं, जब वो इकट्ठी होती है तो हम उसे पैलेट भी बोलते हैं। क्या कहते हैं, हम उसे पैलेट भी कहते हैं। ठीक है, जो सुपरनेटेड पोर्शन होता है जिसे हम प्लाज्मा बोलते हैं, ये प्लाज्मा क्या होता है, तो ये जो प्लाज्मा होता है वो कैसा होता है, तो जो प्लाज्मा हमें दिखाई देता है वो हमारा स्ट्रॉ कलर का होता है। इसका कलर कैसा होता है, स्ट्रॉ होता है। ठीक है, स्ट्रॉ कलर का कैसा होता है, क्लियर लिक्विड होता है।
क्लियर लिक्विड। ठीक है, क्लियर लिक्विड होता है, स्ट्रो कलर का होता है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, अब ये जो प्लाज्मा है ये कितने % प्रेजेंट होता है? तो जनरली जो प्लाज्मा होता है वो प्रेजेंट होता है हमारे 55%। ठीक है, जो सेडिमेंट पोर्शन होता है वो कितना होता है हमारा 45%, और ब्लड सेल्स हमें देखने को मिलती है 1%। ये है हमारा कंपोजिशन ऑफ ब्लड, यानी कि ब्लड के अंदर हमारे इतनी इतनी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अब आगे हम अच्छे से इसको और अच्छे से इसे समझ लेते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए, यहाँ तक का क्लियर है आपको? ठीक है ना। अब हम देखते हैं ब्लड कंपोजिशन में, आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, ये हम देख रहे हैं कि इसके बारे में, हमारे ब्लड कंपोजिशन के बारे में हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो ब्लड है हमारा, उसको हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, मतलब 2 पोर्शन में डिवाइड किया गया है। वो 2 कौन कौन से होते हैं? एक लिक्विड पोर्शन होता है, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप ध्यान रखिएगा, और एक होता है हमारा फॉर्म्ड एलिमेंट। पूरी लिख देती हूँ, फॉर्म्ड एलिमेंट। ठीक है, एक लिक्विड पोर्शन होता है और दूसरा क्या होता है हमारा फॉर्म्ड एलिमेंट होता है। लिक्विड पोर्शन में क्या क्या प्रेजेंट होता है? तो ये जो लिक्विड पोर्शन होता है इसके अंदर हमारा वाटर प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? इसमें हमारा वाटर प्रेजेंट है। अरे यार, ठीक है, उसके बाद वाटर कितना प्रेजेंट होता है? तो वाटर प्रेजेंट होता है हमारे 90 से 92% जो है वो वाटर प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड कंपोनेंट देखें तो उसके अंदर प्रेजेंट होता है हमारा प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन कितना प्रेजेंट होता है? तो प्रोटीन प्रेजेंट होता है 7%, और अदर सॉल्वेंट प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? अदर सॉल्वेंट। अदर सॉल्वेंट में क्या क्या आएगा? अदर सॉल्वेंट में लाइक हमारे हार्मोन हैं, गैस हैं, इलेक्ट्रोलाइट है, विटामिन है, न्यूट्रिएंट है, या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, ये सब हमारे अदर एलिमेंट में आएंगे या अदर सॉल्वेंट में आएंगे, जो कि 1% होते हैं। ये सभी क्या है? ये तीनों जो है वो लिक्विड पोर्शन के कंपोनेंट है। ठीक है, वाटर 90 से 92% होता है, ये जो कि एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसको याद रखना कि जो हमारा ब्लड का कंपोजिशन हम देख रहे हैं उसमें जो लिक्विड पार्ट होता है उसमें वाटर का कंपोजिशन कितना होता है, या प्लाज्मा में वाटर का कंपोजिशन कितना होता है? तो 90 से 92% जो होता है वो हमारा प्लाज्मा में वाटर का कंपोजिशन होता है। अब हमने देखा प्रोटीन कितनी प्रेजेंट होती है? 7% प्रेजेंट होती है। इस 7% प्रोटीन में क्या क्या प्रेजेंट होता है? तो इसमें प्रेजेंट होता है एक हमारे एल्ब्यूमिन। ठीक है, एक एल्ब्यूमिन होता है, एक ग्लोब्यूलिन होता है। ठीक है, ग्लोब्यूलिन, और दूसरा होता है फाइब्रिनोजन। ठीक है, फाइब्रिनोजन। ये 3 प्रोटीन क्या होती है हमारी इसके अंदर प्रेजेंट होती है। किसमें? प्रोटीन के अंदर ये 3 प्रोटीन प्रेजेंट होती है, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फाइब्रिनोजन। ठीक है, अदर सॉल्वेंट में मैंने बताया ये आपको, गैसेस, हार्मोन, इलेक्ट्रोलाइट, विटामिन, न्यूट्रिएंट और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, ये सारी चीज़ें उसके अंदर प्रेजेंट होती है। फॉर्म्ड एलिमेंट देख लेते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट में क्या प्रेजेंट होगा? फॉर्म्ड एलिमेंट को हम अलग ही पेज पर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, फॉर्म्ड एलिमेंट को अलग डिस्कस करते हैं। 1 मिनट, ये है हमारा फॉर्म्ड एलिमेंट। नेल्स बड़े हैं थोड़े। फॉर्म्ड एलिमेंट। ठीक है, ये जो फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं ये कितने % होते हैं? तो ये जो फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं ये हमारे होते हैं 45%। इन फॉर्म्ड एलिमेंट को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। वो फॉर्म्ड एलिमेंट कौन कौन से होते हैं? आरबीसी होती है हमारे, डब्ल्यूबीसी होती है, और प्लेटिलेट होती है। ठीक है, ये 3 मेजर कंपोनेंट हैं जो हमें देखने को मिलते हैं कहाँ पर? हमारे ब्लड के अंदर। इरेथ्रोसाइट होती है। इरेथ्रोसाइट मतलब कि रेड ब्लड सेल्स, जो कि हमारी आरबीसी को रेड कलर प्रोवाइड करती है। ठीक है, मतलब इसके अंदर एच भी प्रेजेंट होता है, वो एच भी हमारी आरबीसी को रेड कलर प्रोवाइड करता है। जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन को आरबीसी का कलरिंग मीटर भी कहा जाता है। हीमोग्लोबिन के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, मैं वहाँ पर आपको बताऊंगी। ठीक है, डब्ल्यूबीसी जो है, डब्ल्यूबीसी को मेनली 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन सी? एक तो होती है ग्रेन्युलोसाइट और एक होती है एक ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट कौन सी होती है? योसोनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। ठीक है, ये 3 होती है। और एक ग्रेन्युलोसाइट जो होती है वो कौन सी होती है? लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, ये 2 होती हैं। तो लिम्फोसाइट जो होती है उसको भी फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक तो लिम्फोसाइट, एक मोनोसाइट। और लिम्फोसाइट को भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, स्मॉल लिम्फोसाइट होती है और एक लार्ज लिम्फोसाइट होती है। ठीक है,
ये 2 कैटेगरी हो गई। उसके बाद हमारी प्लेटलेट प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो 98 से 99% जो होती है वो हमारी रेड ब्लड सेल्स होती है, यानी कि आरबीसीज होती है। डब्ल्यूबीसी कितने परसेंट प्रेजेंट होती है, तो 1 to 2% हमारे डब्ल्यूबीसी होते हैं, और प्लेटलेट भी हमारे 1 से 2% प्लेटलेट प्रेजेंट होती है। यहाँ तक का क्लियर, कंप्लीट। आगे हम बात करें, अगर कहीं पर कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, आपको कोई डाउट है तो आप पूछिएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके डाउट सॉल्व कर सकूँ, ठीक है। हम देख लेते हैं हमारे ब्लड का फंक्शन, ठीक है। क्या है, हमें क्या देखना है, ब्लड के फंक्शन को देखना है। तो फंक्शन ऑफ ब्लड क्या कहता है ना। तो ब्लड के कौन कौन से फंक्शन होते हैं, ये ट्रांसपोर्टेशन का वर्क करता है, रेगुलेशन का वर्क करता है, और प्रोटेक्शन का वर्क करता है। क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन रेगुलेशन और प्रोटेक्शन। ये तीनों काम किसके होते हैं, तो ये तीनों फंक्शन हमारे ब्लड के होते हैं। ट्रांसपोर्टेशन के अंदर क्या आएगा, किस चीज़ का ट्रांसपोर्ट करता है क्या, ठीक है। ये ट्रांसपोर्ट करता है हमारे O2 एंड CO2 का, ठीक है। और हमारे न्यूट्रिएंट सब्सटेंस होते हैं, लाइक अमाइनो एसिड हो गया, लिपिड हो गया, इन सभी का, विटामिन हो गया, इन सभी का ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। प्लस हार्मोन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ये ट्रांसपोर्ट करता है हमारे जितने भी मेटाबॉलिक प्रोडक्ट होते हैं या मेटाबॉलिकल वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, लाइक यूरिया, उनके ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करता है। रेगुलेशन देख लेते हैं, रेगुलेशन क्या करता है, तो ये रेगुलेट करता है किस चीज़ को, रेगुलेट करता है हमारे एसिड बेस बैलेंस को। एक सेकेंड, एसिड बेस बैलेंस, ठीक है। एसिड बेस बैलेंस को रेगुलेट करने का काम करता है। उसके बाद ये क्या करता है, मेंटेन करता है हमारे बॉडी टेम्परेचर को, ठीक है। और मेंटेन करता है हमारे वाटर कंटेंट ऑफ द बॉडी को, ठीक है। उसके बाद हम प्रोटेक्शन देखें, तो प्रोटेक्शन क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है हमारे जो भी फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी के अंदर इंटर आया, तो जो WBCs होती है वो क्या करती है, उसको प्रोटेक्ट करती है, यानी कि वो फेगोसाइटोसिस का फंक्शन करती है। फेगोसाइटोसिस का फंक्शन हमारा WBC करती है। WBC में हमारे न्यूट्रोफिल मोनोसाइट प्रेजेंट होते हैं। जो मोनोसाइट होते हैं उसको हम फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म, एंड न्यूट्रोफिल को सेकंड लाइन डिफेंस मैकेनिज्म भी हम कहते हैं। तो ये क्या करते हैं, हमारे फेगोसाइटोसिस का फंक्शन करती है, यानी कि भक्षण करती है, इंगल्फ कर लेती है, ठीक है, फॉरेन पार्टिकल को। उसके बाद प्रोटेक्शन करता है हमारे रिजर्वायर सब्सटेंस होते हैं, जैसे कि वाटर हो गया, इलेक्ट्रोलाइट हो गया, इन सभी के प्रोटेक्शन करने का भी ये काम करता है, ठीक है ना। यहाँ तक का क्लियर। अब हम देख लेते हैं हमारे हेमेटोपोइसिस। हेमेटोपोइसिस क्या होता है, हेमेटोपोइसिस मतलब कि ब्लड फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है, ठीक है। तो मैं लिख देती हूँ, हेमेटोपोइसिस इन द सेंस क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, यानी ब्लड सेल के फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है उसको हम हेमेटोपोइसिस कहते हैं। हेमेटोपोइसिस जो होता है वो मेनली 3 स्टेज में ऑकर्स होता है। 3 स्टेजेस कौन कौन सी होती है, एक फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज, ये 3 स्टेज होती है। फर्स्ट स्टेज में कहाँ से हमारे ब्लड सेल का फॉर्मेशन होगा, तो फर्स्ट स्टेज में हमारे ब्लड सेल का फॉर्मेशन होगा मेसेनकाइमल यॉल्क से, ठीक है। जो फर्स्ट के 2 मंथ होते ऑफ इंट्रायूटेरियन लाइफ, ठीक है। तो वहाँ से इंट्रायूटेरियन लाइफ जो है, उस इंट्रायूटेरियन लाइफ इसमें फर्स्ट के जो 3rd मंथ होते हैं, ठीक है, वहाँ पर इंट्रायूटेरियन लाइफ है, उस इंट्रायूटेरियन लाइफ में मेसेनकाइम यॉल्क मेसेनकाइम यॉल्क से इंट्रायूटेरियन लाइफ में हमारे ब्लड सेल का फॉर्मेशन होगा, जो कि फर्स्ट स्टेज होती है। सेकंड स्टेज क्या होती है, सेकंड स्टेज, ठीक है,
तीनों स्टेज के बारे में समझा रही हूँ। सेकंड स्टेज में क्या होगा, तो सेकंड स्टेज जो होती है जिसमें थर्ड मंथ होते हैं इंट्रा यूटेरियन लाइफ के। कौन सा? थर्ड मंथ ऑफ इंट्रा यूटेरियन लाइफ, ठीक है। इंट्रा यूटेरियन लाइफ का जो थर्ड मंथ होता है वहाँ पर, तो कहाँ वहाँ फॉर्मेशन होता है लीवर से। मेन ऑर्गन आपका लीवर होता है, देन स्प्लीन भी होता है एंड लिम्फोइड ऑर्गन भी इन्वॉल्व होते हैं, या ऑल्सो इन्वॉल्व लिम्फोइड ऑर्गन लाइक अ स्प्लीन, ठीक है। और जो थर्ड स्टेज होती है लास्ट के 3 मंथ ऑफ इंट्रा यूटेरियन लाइफ। कौन से 3 मंथ? लास्ट के 3 मंथ ऑफ इंट्रा यूटेरियन लाइफ, लास्ट मंथ, ठीक है। लास्ट के 3 मंथ इंट्रा यूटेरियन लाइफ होती है। वहाँ से हमारे जो ब्लड सेल होते हैं उसका फॉर्मेशन होता है, तो वहाँ से ब्लड सेल का फॉर्मेशन होता है हमारे रेड बोन मेरो से, और हमारे लीवर से भी ब्लड सेल का फॉर्मेशन होता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देती हूँ। हम हेमेटोपोइसिस देख रहे हैं, यानी कि ब्लड फॉर्मेशन के प्रोसेस जो होती है, या ब्लड सेल का बनना, ब्लड का प्रोडक्शन होने की जो प्रोसेस होती है उसे हम हेमेटोपोइसिस बोलते हैं। हेमेटोपोइसिस के लिए हमारी साइट होती है, वो 3 साइट ऑकर्स होती है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज, ठीक है। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज, ठीक है। फर्स्ट स्टेज जो होती है, ठीक है, तो फर्स्ट के 2 मंथ जो इंट्रा यूटेरियन लाइफ है उसके फर्स्ट के जो 2 मंथ होते हैं, जब बेबी मदर की वॉर्म में होता है, जब फर्स्ट के 2 मंथ होते हैं वहाँ से ब्लड सेल का फॉर्मेशन होता है हमारे मेसेनकाइम ऑफ यॉर्क सेल से। कहाँ से होता है? मेसेनकाइम ऑफ यॉर्क सेल से। यहाँ से हमारे फर्स्ट में ब्लड सेल का प्रोडक्शन होता है। सेकंड स्टेज जो होती है, सेकंड स्टेज में क्या होता है? सेकंड स्टेज में होता है थर्ड मंथ ऑफ इंट्रा यूटेरियन लाइफ। जब बेबी मदर की वॉम्ब में है, जो थर्ड मंथ का है, वहाँ पर ब्लड सेल का फॉर्मेशन होगा। तो वहाँ ब्लड सेल का फॉर्मेशन होता है हमारे लीवर से, स्प्लीन से और लिम्फोइड ऑर्गन से। और अब हम बात कर लेते हैं थर्ड मंथ में क्या होता है? थर्ड मंथ में मतलब इंट्रा यूटेरियन लाइफ का थर्ड मंथ होता है, लास्ट के 3 मंथ, यानी थर्ड स्टेज में इंट्रा यूटेरियन लाइफ की लास्ट के 3 मंथ होते हैं। उस लास्ट के 3 मंथ के अंदर हमारे बोन मैरो से और लीवर से ब्लड सेल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर? आपको थोड़ा सा इस बोर्ड में प्रॉब्लम हो सकती है, बट मैंने डबल रिवाइज किया है, तो आप मुझे सुनेंगे भी ना तो आपको ईजिली क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम देख लेते हैं किसके बारे में, तो आगे हम डिस्कस कर लेते हैं हमारे आरबीसी के बारे में, जो कि क्या है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। क्या है? आरबीसी, ठीक है। आरबीसी सबकी फेवरेट है, ठीक है। आरबीसी क्या होता है? मेजर आरबीसी जो होती है वो हमारी नॉन न्यूक्लिएटेड होती है। जनरली आरबीसी का शेप कैसा होता है? तो जनरली जो हमारी आरबीसी होती है वो ऐसी होती है, बाइकॉनकेव। जब हम 3D स्ट्रक्चर देखेंगे, कैसा स्ट्रक्चर देखेंगे? हम 3D स्ट्रक्चर देखेंगे तो हमें इस तरह की दिखाई देगी बाइकॉनकेव, वरना हमें ऐसी आरबीसी सीन होती है, ठीक है। जब हम माइक्रोस्कोपी करेंगे तो हमें इस तरह की आरबीसी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो जो हमारी आरबीसी होती है, ठीक है, ये है हमारी आरबीसी, ठीक है। अच्छे से बता देते हैं आपको थोड़ा सा, ठीक है। अब आरबीसी के हम क्या करते हैं, इसके हम डायमीटर की बात कर लेते हैं। तो आरबीसी जो होती है वो परिधि से मोटी होती, कितनी? 2.2 म्यूएम की, 2.2 म्यूएम की आरबीसी होती है। सेंटर से आरबीसी कैसी होती है? तो सेंटर से आरबीसी पतली होती है, कितने म्यूएम की? 1 म्यूएम की आरबीसी होती है। टोटल आरबीसी का डायमीटर कितना होता है? तो आरबीसी का डायमीटर होता है 7.2 म्यूएम। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लेना, ठीक है। आरबीसी कैसी होती है? जनरली जो हमारी आरबीसीज होती है वो हमारी बाइकॉनकेव होती है, बाइकॉनकेव या फिर डिस्क लाइक। कैसी होती है हमारी आरबीसी? बाइकॉनकेव होती है या डिस्क लाइक होती है, ठीक है। हेल्प इन रैपिड डिफ्यूजन ऑफ O2, ठीक है। ये क्या करती है? हमारे प्रोवाइड करती है लार्ज सरफेस एरिया,
आरबीसी जो होती है, आरबीसी का शेप बाइकॉनकेव क्यों होता है? बाइकॉनकेव शेप इसलिए होता है कि आरबीसी जो है हमारी कैपिलरी में आसानी से स्क्वीज हो जाए, यानी कि आसानी से वो फ्लो हो जाए, ठीक है, इसलिए उसका शेप हमारा बाइकॉनकेव होता है, ठीक है। अब आरबीसी जो है, हम आरबीसी को देखते हैं तो आरबीसी ऐसी होती है जो, ठीक है, इस तरह से, मतलब बीच में थोड़ा सा गड्ढा सा पड़ा हुआ रहता है उसमें। एक सेकेंड, अरे यार, येलो येलो नहीं होती, मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा सा बता दे रही हूँ कि जो आरबीसी जो परिधि से होती है ना, वहाँ पर थोड़ी डार्क होती है, सेंटर से थिन होती है। क्यों होती है? मतलब एक गड्ढा जैसा होता है, कैविटी जैसी प्रेजेंट होती है। वो कैविटी क्यों प्रेजेंट होती है? क्योंकि वहाँ पर प्रेजेंट होता है क्या, वहाँ पर प्रेजेंट होता है हमारा HB, ठीक है, HB प्रेजेंट होता है हमारा। जो HB होता है वो क्या करता है, HB जो होता है वो हमारे आरबीसी को कलर प्रोवाइड करता है। मतलब आरबीसी को रेड कलर कौन प्रोवाइड कर रहा है? हमारे आरबीसी को रेड कलर प्रोवाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा HB, जो कि रेड कलर प्रोवाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो HB होता है यानी हीमोग्लोबिन होता है, उस हीमोग्लोबिन को हम आरबीसी का कलरिंग मीटर भी कहते हैं। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लेना, ठीक है। तो जो इरेथ्रोपोइसिस होता है, मतलब आरबीसी के फॉर्मेशन की प्रोसेस जो हो रही है, हम उसे इरेथ्रोपोइसिस बोलते हैं, ठीक है। अब इसका फॉर्मेशन कहाँ पर होता है? तो जो हमारे ब्लड सेल्स होती है, उस ब्लड सेल का फॉर्मेशन होता है हमारे बोन मेरो के अंदर। बोन मेरो क्या करती है? हमारे फॉर्मेशन करने का काम करती है। किसका फॉर्मेशन करती है? हमारी ब्लड सेल का फॉर्मेशन करती है हमारे बोन मेरो, BM लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम आरबीसी की लाइफ देख लेते हैं। तो आरबीसी के का जीवन काल कितना होता है? तो आरबीसी का जीवन काल होता है हमारा 120 डे का जीवन काल होता है, यानी कि 120 दिन तक हमारी आरबीसी क्या होती है? जिंदा रहती है। 120 दिन के बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। डिस्ट्रॉय होने के बाद कहाँ जाती है? तो डिस्ट्रॉय होने के बाद हमारे जो आरबीसीज होती है वो कहाँ चली जाती है? हमारे स्प्लीन के अंदर चली जाती है। स्प्लीन जो होती है उसको ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी या ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी का भी कहते हैं, यानी कि आरबीसी का कब्रिस्तान जो है हमारे स्प्लीन को कहा जाता है। यानी कि जो हमारी डेड आरबीसी है, ठीक है, वो आफ्टर 120 डे के बाद कहाँ जाती है? तो वो जाती है हमारे स्प्लीन में। स्प्लीन में जाने के बाद उसका स्टोरेज होता है। वहाँ पर क्या होता है? ये सारी प्रोसेस जो है हम वो आगे डिस्कस करेंगे। आरबीसी के बारे में हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो हमने कवर कर लिए। आई होप आपको यहाँ तक का समझ में आया होगा। शॉर्ट में कवर कर रहे हैं, जितना ज़रूरी है हम उतना ही पढ़ रहे हैं। किसके अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं? कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए ओनली हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट कवर कर रहे हैं, ठीक है। डिटेल में डिस्कस करेंगे हम किसी अनदर क्लास में, ओके। अब हम देख लेते हैं हमारा HB, ठीक है। क्या है HB? HB को क्या कहते हैं? तो HB को हम हीमोग्लोबिन भी बोलते हैं। हीमोग्लोबिन क्या करता है? हमारी जो आरबीसीज होता है उसको कलर प्रोवाइड करता है। कौन सा कलर प्रोवाइड करता है? रेड कलर प्रोवाइड करता है। 95% ऑफ ड्राई वेट ऑफ आरबीसी ड्यू टू HB कंटेंट, ठीक है। हीमोग्लोबिन जो होता है वो क्या कैरी करने का काम करता है? तो हीमोग्लोबिन कैरी करता है हमारा रेस्पिरेटरी गैसेस, यानी कि O2 एंड CO2। उसके बाद क्या करता है? हमारे जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन का मोलिकुलर वेट कितना होता है? तो हीमोग्लोबिन का जो मोलिकुलर वेट होता है वो हमारा होता है 68,000 डाल्टन, ठीक है। कितना होता है? 68,000 डाल्टन हमारे हीमोग्लोबिन है, उसका मोलिकुलर वेट होता है। जो हीमोग्लोबिन होता है वो कंटेन करता है 4 पॉलीपेप्टाइड चेन को, उसमें 2 अल्फा चेन होती है और 2 बीटा चेन होती है, ठीक है। ये हमारी उसके अंदर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट होती है जो कि हीम ग्रुप को कंटेन करती है। जो अब हम देख लेते हैं हमारे नॉर्मल वैल्यू तो हम देख चुके हैं आरबीसी की, एक बार और हम डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारे HB आरबीसी है उसकी नॉर्मल वैल्यू क्या होगी? तो मेल जो होता है, मेल के अंदर हमारे आरबीसी का की वैल्यू होती है 4.5 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक mm, ठीक है। पर क्यूबिक mm क्या होती है? इसकी नॉर्मल रेंज होती है। फीमेल में क्या होता है? ये थोड़ा सा कम होता है। फीमेल में कितना होता है? फीमेल में होता है 3.5 to 4.5 मिलियन पर क्यूबिक mm क्या होती है? इसकी नॉर्मल वैल्यूज़ होती है, ठीक है। ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद जो हम आरबीसी का फंक्शन देख लेते हैं। आरबीसी क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को लंग्स
टू द टिश्यू एंड ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू टू से लंग तक। मतलब जो हमारे ऑक्सीजन है उसको लंग्स से टिश्यू तक ले जाना, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको टिश्यू से लंग्स तक लेकर आने का काम कौन करता है? हमारे आरबीसी के अंदर होता है। मतलब ये जो पूरा फंक्शन हो रहा है। उसके बाद ये क्या करता है? हमारे एसिड बेस बैलेंस को भी मेंटेन करके रखने का काम करती है। ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन का काम करती है हमारी आरबीसी। ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन क्यों होते हैं? मतलब जो आरबीसीज होती है, मतलब जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो भी हमारे ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि जो ब्लड ग्रुप एंटीजन होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? वो आरबीसी की सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं। बफरिंग एक्शन जो होता है ब्लड का, वो भी प्रोवाइड करने का काम करती है। यहाँ तक का क्लियर। अब हम डब्ल्यूबीसी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। डब्ल्यूबीसी क्या होती है? ठीक है, हम डब्ल्यूबीसी देख लेते हैं। डब्ल्यूबीसी नाम से समझ में आ रहा है, वाइट ब्लड सेल्स की बात हो रही है। वाइट ब्लड सेल्स है हमारे डब्ल्यूबीसी, जो कि कलरलेस होती है और न्यूक्लिएटेड फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं। डब्ल्यूबीसी क्या करती है? तो डब्ल्यूबीसी जो होती है वो डिफेंस मैकेनिज्म का काम करती है। कैसा काम करती है? डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, ये डिफेंस मैकेनिज्म का काम करती है हमारा डब्ल्यूबीसी। जो डब्ल्यूबीसी के फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है हम उसको ल्यूकोपोइसिस बोलते हैं। ठीक है, डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है? ब्लड सेल से भाई। ब्लड सेल से तो फॉर्मेशन कहाँ होगा? हमारे बोन मेरो के अंदर इसका फॉर्मेशन होगा। कहाँ पर होगा? बोन मेरो के अंदर इसका फॉर्मेशन होगा। एंड लिम्फोइड टिश्यूज जो होते हैं, कौन से टिश्यू? हमारे लिम्फोइड, एक मिनट, लिम्फोइड टिश्यू। इस लिम्फोइड टिश्यू के अंदर भी हमारे ब्लड सेल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब ये जो डब्ल्यूबीसीज होती है ये क्या करती है? हमारा डिफेंस मैकेनिज्म का वर्क करती है। ठीक है, डिफेंस मैकेनिज्म का वर्क करती है किसके अगेंस्ट? हमारे जो पैथोजेंस, ये पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो फॉरेन पार्टिकल है हमारी बॉडी के अंदर इंटर कर रहे हैं, उनसे हमारे डिफेंस मैकेनिज्म का वर्क करती है। डब्ल्यूबीसी को वेरियस क्लासेस में कैल्सीफाई किया गया है, यानी कि 2 क्लासेस में। ठीक है, ग्रेन्युलोसाइट और एग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट होती है हमारे न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल। ठीक है, जिसमें न्यूट्रोफिल हमारे 60 से 65% प्रेजेंट होती है, इओसिनोफिल 1 से 4% होती है, बेसोफिल 0 से 1% प्रेजेंट होती है। उसके बाद एक ग्रेन्युलोसाइट देखेंगे हम तो उसमें मोनोसाइट और लिम्फोसाइट आते हैं। मोनोसाइट 2 to 8% प्रेजेंट होती है और लिम्फोसाइट जो होती है वो हमारी 20 से 40% होती है। यहाँ तक आई होप आपको क्लियर होगा। ठीक है, जो आगे हम बात करते हैं। डब्ल्यूबीसी का हमारा कंप्लीट हो गया। जितना इम्पोर्टेंट था वो हम कवर कर चुके। अब जो हमारे डब्ल्यूबीसी में हम देखते हैं कि जो हमारे डब्ल्यूबीसी के टाइप हैं उसमें जैसे न्यूट्रोफिल है। न्यूट्रोफिल का कलर कौन सा होता है? उसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, तो फाइन ग्रेन्यूल उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मिथाइल ब्लू से हम उसे स्टेन करेंगे तो जो न्यूट्रोफिल होती है वो कैसी दिखाई देती है? तो जो न्यूट्रोफिल होती है वो हमें मल्टी लोब्ड दिखाई देती है। मतलब उसमें 3 से 4 लोब क्या होते हैं? हमारे प्रेजेंट होते हैं। जो बेसोफिल होती है, बेसोफिल कैसी होती है? बाई लोबेड होती है, यानी कि उसमें डबल लोब हमें देखने को मिलते हैं। मतलब इस तरह से 2 लोब उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ऐसे डबल लोब उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। योस्नोफिल भी क्या होती है? हमारी बाइलोवेट होती है। ठीक है, योस्नोफिल में हमें 2 लोब्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो मोनोसाइट होता है, मोनोसाइट जो होती है वो कैसी होती है? एंड न्यूक्लियस उसका पुष्ड होता है और क्लियर इसका साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, और उसके बाद लिम्फोसाइट होती है। लिम्फोसाइट जो होती है वो क्या करती है? इसका जो साइटोप्लाज्म क्लियर होता है, लेकिन जो न्यूक्लियस होता है वो क्या करता है? पूरा साइटोप्लाज्म को ऑक्यूपाई कर लेता है, मतलब वो पूरा उसको घेरे रहता है। और जो मोनोसाइट होती है हम उसे बोल सकते हैं कि किडनी शेप्ड भी होता है, इस तरह से उसे कवर करके रखता है। ठीक है, यहाँ तक का हमारा क्लियर। उसके बाद हमारे हम चलो न्यूट्रोफिल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जाता है न्यूट्रोफिल। ये न्यूट्रोफिल के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो न्यूट्रोफिल कैसी दिखाई देती है? तो न्यूट्रोफिल जो होती है वो हमारे मल्टी लोब्ड होती है, यानी कि इसमें 3 से 4 लोब हमारे प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर इसके साइटोप्लाज्म में हमारे ग्रेन्यूल्स भी देखने को मिलेंगे। कैसे ग्रेन्यूल होते हैं? फाइन ग्रेन्यूल्स देखने को मिलते हैं। ईओसिन और मिथाइलिन ब्लू के थ्रू हम इसे स्टेन करते हैं। ठीक है, इसे हम पॉलीमॉर्फस या पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर सेल भी बोलते हैं। ठीक है, नोट कर लेना।
ठीक है। उसके बाद आरबीसी जो होती सॉरी न्यूट्रोफिल जो होती है, न्यूट्रोफिल का डायमीटर कितना होता है, तो जो ये न्यूट्रोफिल है इसका डायमीटर होता है 10 से 12 म्यूएम। कितना डायमीटर होता है इसका? 10 से 12 म्यूएम का डायमीटर होता है। इसकी लाइफ कितनी होती है? तो इसकी लाइफ होती है 2 to 5 डेज इसकी लाइफ स्पेन होती है, 2 से 5 दिन इसकी लाइफ स्पेन होती है। इसमें ये मल्टीलोबेट होती है, ठीक है। अब जो इसका हम फंक्शन देख लेते हैं, क्या फंक्शन परफॉर्म करने का काम करती है। तो जो न्यूट्रोफिल होती है वो हमारे फेगोसाइटोसिस का फंक्शन करती है। कैसा फंक्शन करती है? फेगोसाइटोसिस का फंक्शन करती है। यानी कि जो न्यूट्रोफिल होता है, न्यूट्रोफिल को हम कह सकते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। शायद मैंने आगे उल्टा बोल दिया था, है ना। मैंने न्यूट्रोफिल को सेकंड लाइन डिफेंस मैकेनिज्म बोला था, पता नहीं मैंने उधर क्या बोल दिया था। आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा। जो न्यूट्रोफिल होते हैं, न्यूट्रोफिल को फर्स्ट लाइन्स ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म हम बोलते हैं। जो क्या करता है? जो प्रोटेक्ट करने का काम करता है। किसके अगेंस्ट प्रोटेक्ट करती है? तो बैक्टीरिया या जो भी फॉरेन पार्टिकल होते हैं उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करती है, ठीक है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म का काम करती है। ये फेगोसाइटोसिस का फंक्शन परफॉर्म करती है। ये न्यूट्रोफिल है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, उस बैक्टीरियल इन्फेक्शन में हमें जो न्यूट्रोफिल होती है वो कैसे देखने को मिलती है, तो वो इंक्रीज हमें देखने को मिलती है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम। आगे है हमारा इयोसिनोफिल, ठीक है। आगे किसके बारे में देख रहे हैं हम? इयोसिनोफिल के बारे में अब हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इयोसिनोफिल कैसी होती है? इयोसिनोफिल जो है उसका जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है? तो हमारे बाइलोबेड न्यूक्लियस हमें देखने को मिलता है। मतलब इसके अंदर 2 लोब्स हमें देखने को मिलते हैं। ये बाइलोबेड होती है। इसके साइटोप्लाज्म में भी ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ग्रेन्यूलोसाइट है। फिल वर्ड लगा हुआ है। फिल मतलब कि क्या प्रेजेंट होता है यहाँ पर? ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होता है? ग्रेन्यूल्स की प्रेजेंस होती है, जहाँ पर भी फिल वर्ड लगा होता है। इसकी लाइफ स्पेन हम देखें तो कितनी होती है? तो इसकी लाइफ स्पेन होती है हमारी 8 to 10 डेज की। 8 to 10 डेज इसकी लाइफ स्पेन होती है। न्यूक्लियस बाइलोबेड होता है, ठीक है। नॉर्मल परसेंटेज देखें हम कितने परसेंट प्रेजेंट होती है हमारे ब्लड में, तो 1 से 4% तक हमारे ब्लड के अंदर देखने को मिलती है। ये कब रिलीज़ होती है? इसका फंक्शन क्या होता है? तो जो एलर्जी कंडीशन होती है उस कंडीशन में हमें देखने को क्या मिलती है? तो हमें इयोसिनोफिल देखने को मिलती है। तो इसका फंक्शन है, कब रिलीज़ होती है ये कब देखने को मिलेगी हमें? तो एलर्जिक कंडीशन होती है, उस एलर्जिक कंडीशन में क्या देखने को मिलेगी हमें? इयोसिनोफिल हमारी देखने को मिलेगी। ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम हमारे बेसोफिल के बारे में। बेसोफिल क्या होती है? बेसोफिल भी हमारी ग्रेन्युलोसाइट है, ठीक है। इसका डायमीटर कितना होता है? तो इसका डायमीटर 8 to 12 म्यूएम इसका डायमीटर होता है, ठीक है। इसका जो न्यूक्लियस होता है वो भी हमें बाइलोबेड न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, ठीक है। जो साइटोप्लाज्म होते हैं, इसके साइटोप्लाज्म में कोज ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि पर्पल ब्लू विथ मिथाइल ब्लू कंटेन करते हैं, ठीक है। तो इसका जो नॉर्मल परसेंटेज देखें तो नॉर्मल परसेंटेज होता है 0 to 1%। ये हमें ब्लड के अंदर देखने को मिलता है। इसका इतना इसका कंसंट्रेशन होता है। इसके फंक्शन की हम बात कर लेते हैं, ये कौन सा फंक्शन करती है, ठीक है। तो हम देखते हैं जो बेसोफिल होती है, बेसोफिल जो होती है वो कंटेन करती है किसको? तो बेसोफिल कंटेन करेगी हमारे हेपेरिन को। हेपेरिन क्या होता है? हेपेरिन जो होता है वो हमारा एक नेचुरल एंटीकोगुलेंट होता है, जो कि हमारी बॉडी के अंदर ब्लड को क्लॉट होने से बचाता है, ठीक है। जो हेपेरिन को जिस वाइल के अंदर रखा जाता है उसकी जो ट्यूब होती है उसका कलर कैसा होता है? तो उसका कलर भी होता है हमारे ग्रीन कलर की जो वाइल होती है इसकी हेपेरिन की। तो जो बेसोफिल सेल है, मास्ट सेल है, वो क्या करती है? हेपेरिन कंटेन करती है या उनसे हेपेरिन को बनाया जाता है, ठीक है। और बेसोफिल सेल क्या करती है? तो बेसोफिल सेल जो होती है वो क्या करती है? लिबरेट करती है किसको? तो लिबरेट करेगी ये हिस्टामीन को, लिबरेट हिस्टामीन, ठीक है। ये हिस्टामिन को लिबरेट करती है, ठीक है। यानी कि इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स देती है। यहाँ तक का क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं हमारे मोनोसाइट के बारे में। मोनोसाइट क्या है? मोनोसाइट लार्जेस्ट ल्यूकोसाइट है, या
लार्जेस्ट ब्लड सेल की बात करें तो कौन सी होती है, तो हमारी मोनोसाइट होती है। ठीक है, लार्जेस्ट कौन सी होती है, हमारी मोनोसाइट होती है। ये भी क्या है, मोनोसाइट। मोनोसाइट भी एक मैक्रोफेज है। क्या है ये, मैक्रोफेज। मैक्रोफेज है ये। जो मैक्रोफेज तो है, ठीक है, लेकिन ये कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म प्रोड्यूस करती है, तो ये सेकेंड लाइन डिफेंस मैकेनिज्म का वर्क करती है। यानी कि ये किल करती है, किसको किल कर देती है, डायरेक्ट ट्यूमर सेल को किल, ट्यूमर सेल। ठीक है, ट्यूमर सेल को किल कर देने का काम करती है। ऑल नहीं है, ये सेल है। ठीक है, लिख देती हूँ। ठीक है, सेल। उसके बाद जो मोनोसाइट होता है उसका साइटोप्लाज्म कैसा होता है, तो उसका जो साइटोप्लाज्म होता है हम उसे बोल सकते हैं कि हमारा साइटोप्लाज्म है वो बीन शेप्ड का होता है, या फिर ये इसका साइटोप्लाज्म हमारा किडनी शेप्ड का हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अंदर कोई ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, और हमारे ब्लड के अंदर कितने परसेंट में देखने को मिलेगी, तो ये देखने को मिलती है 2 to 8% इसका नॉर्मल परसेंटेज है, इतना हमें ब्लड में देखने को मिलती है। आगे हम बात कर लेते हैं हमारे लिम्फोसाइट के बारे में। लिम्फोसाइट के बारे में, लिम्फोसाइट क्या होती है, तो लिम्फोसाइट जो होती है, लिम्फोसाइट की भी 2 कैटेगरीज होती है, लार्ज लिम्फोसाइट होती है, स्मॉल लिम्फोसाइट होती है। ठीक है, तो ये इसके अंदर भी हमारे कोई ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते। ये क्या करते हैं, हमारे न्यूक्लियस को मतलब इसका जो न्यूक्लियस होता है वो हमारे साइटोप्लाज्म को ऑक्यूपाई कर लेता है। ठीक है, जो हम देखते हैं हमारे इसमें, इसको भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, एक लार्ज लिम्फोसाइट होती है और एक स्मॉल लिम्फोसाइट होती है। लार्ज लिम्फोसाइट जो होती है उसका डायमीटर कितना होता है, तो लार्ज लिम्फोसाइट का डायमीटर होता है 12 to 16 म्यूएम, इसका डायमीटर होता है। स्मॉल लिम्फोसाइट हम देखें तो स्मॉल लिम्फोसाइट का डायमीटर होता है 8 to 10 म्यूएम। ठीक है, लार्ज लिम्फोसाइट की लाइफ स्पेन कितनी होती है, तो लार्ज लिम्फोसाइट की लाइफ स्पेन होती है फ्यू आवर्स की। कितनी होती है, फ्यू आवर्स इसकी लाइफ स्पेन होती है। स्मॉल लिम्फोसाइट की लाइफ स्पेन कितनी होती है, तो इसकी लाइफ स्पेन होती है लेस देन 24 आवर। ठीक है, उसके बाद नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 5 to 10% होती है। ठीक है, लार्ज लिम्फोसाइट और स्मॉल लिम्फोसाइट की नॉर्मल वैल्यू होती है 20 से 30%। इन दोनों में ये मेन डिफरेंस है, ये आपको याद रखना। ठीक है, इसके हम न्यूक्लियस की बात कर लेते हैं, तो न्यूक्लियस कैसा होता है, इसका राउंड न्यूक्लियस होता है, डीप पर्पलिश ब्लू कलर का हमें देखने को मिलेगा। कैसा देखने को मिलेगा, डीप पर्पलिश ब्लू। ठीक है, कलर बता दिया मैंने, अब ड्रॉ नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आया। ठीक है, एक बार हम उसका फंक्शन और देख लेते हैं। ठीक है, हाँ, जो लिम्फोसाइट होता है उसको हम उसको 2 कैटेगरीज होती है हमारी, लार्ज लिम्फोसाइट, स्मॉल लिम्फोसाइट तो देख लिया, लेकिन हम इसे टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट भी होती है हमारी लिम्फोसाइट। तो बी लिम्फोसाइट जो होती है वो क्या करती है, एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करने का काम करती है, और जो टी लिम्फोसाइट होती है वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोड्यूस करती है। ठीक है, और जो बी लिम्फोसाइट होती है उसका वेरी शॉर्ट लाइफ स्पेन होता है, और जो टी लिम्फोसाइट होती है हमारी, ठीक है, ये क्या करती है, टीएच सेल, टीसी सेल, टीएस सेल और मेमोरी सेल टाइप की टी लिम्फोसाइट सेल होती है। ठीक है, यहाँ तक। अब हम बात कर लेते हैं हमारी लास्ट ब्लड सेल्स, वो होती है कौन सी, हमारी प्लेटलेट। उस प्लेटलेट के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ये है हमारी प्लेटलेट। प्लेटलेट कैसी होती है, प्लेटलेट के अंदर से न्यूक्लियस अब्सेंट होता है। मतलब ये कैसी होती है, ये एक टूटी फूटी सेल होती है, यानी कि एक सेल जो होती है उसके फ्रेगमेंट होते हैं। ठीक है, तो ठीक है, इसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो कैसा होता है, इसका साइटोप्लाज्म में फेंट ब्लूइश देखने को मिलता है। ये मतलब ये एक फ्रेगमेंट है, ऐसे टूटी फूटी सेल हमें देखने को मिलती है, वो जो होती है हमारी प्लेटलेट होती है। प्लेटलेट का फॉर्मेशन किससे होता है, मतलब जो प्लेटलेट होती है हम उसको मेगाकैरियोसाइट्स भी कहते हैं। ठीक है,
जो प्लेटलेट होती है वेरी स्मॉलेस्ट ब्लड सेल्स होती है। कैसी होती है? वेरी स्मॉलेस्ट ब्लड सेल्स होती है। उसका जो डायमीटर होता है वो 2 to 4 mm हमारे प्लेटलेट का डायमीटर होता है। ठीक है, हमारे इसका नॉर्मल परसेंटेज देखें तो कितना होता है? तो नॉर्मल परसेंटेज होता है 1.5 से 4.5 लाख में देखने को मिलेगी हमें। ठीक है, इतनी होती है हमारी प्लेटलेट, यानी कि लाखों में काउंट की जाती है प्लेटलेट की। जो प्लेटलेट होती है वो इरेगुलर शेप्ड की होती है। इसका कोई शेप आपको रेगुलर दिखाई दे देगा कहीं से भी, कैसे भी शेप बना हुआ है, मतलब ये इरेगुलर शेप की होती है। और ये कलरलेस होती है, इसका कोई कलर नहीं होता, कलरलेस सेल होती है हमारी। ठीक है ना। और इसकी लाइफ स्पेन कितनी होती है? तो हमारी जो प्लेटलेट होती है उसकी लाइफ स्पेन होती है 8 to 11 डे। 7 डेज भी होती है हमारी इसकी लाइफ स्पेन। हम इसको 7 डेज भी बोल सकते हैं। कई बार कई बुक में 7 डेज देखने को मिला है, लेकिन हम इसकी पूरे अलग अलग बुक से भी देखें तो हमारे 8 to 11 डेज तक ये कैरी करती, इतनी हमारी इसकी लाइफ स्पेन होती है। ठीक है, अब प्लेटलेट का फंक्शन हम देख लेते हैं कि हमारे जो प्लेटलेट होती है वो कौन कौन से फंक्शन करती है। ठीक है, तो ये करती है ब्लड क्लॉटिंग में रोल प्ले करती है, यानी कि क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, क्लॉटिंग ब्लड ब्लड। ठीक है, अरे एक मिनट, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है, क्लॉट रिएक्शन करती है। मतलब जब भी आपको कहीं पर चोट लगी है, ये फॉर एग्जांपल हमारी स्किन है, यहाँ पर आपको कट लग गया है, यहाँ पर क्या हो रहा है? आपका ब्लड लॉस हो रहा है। तो जो वहाँ पर ब्लड लॉस हो रहा है उसको जो प्लेटलेट होगी वहाँ पर आकर क्या करेगी? टेम्परेरी प्लग बना लेगी और वहाँ से ब्लड लॉस जो होता है उसको रोक देगी, यानी कि उसको कुछ टाइम के लिए वहाँ से क्या करेगी? प्रिवेंट करेगी, जिससे क्या होगा? आपका ब्लड लॉस होना स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो प्लेटलेट होती है वो क्या करती है? जो हमारी रेप्चर्ड ब्लड वेसल्स होती है, उन रेप्चर्ड ब्लड वेसल को रिपेयर करने का काम भी हमारा प्लेटलेट करती है। प्लेटलेट किन कंडीशन में कम हो जाती है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। प्लेटलेट कम हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है हमारे डेंगू की कंडीशन में। हमारी जो प्लेटलेट होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, उसके बाद बोन मेरो डिप्रेशन की कंडीशन में जो प्लेटलेट होता है उसमें उसकी नॉर्मल जो काउंट होता है उसमें हमें वेरिएशन देखने को मिल सकता है हमारा। ठीक है, जो प्लेटलेट की संख्या इंक्रीज़ होती है तो हम उसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस। जब प्लेटलेट की काउंट डिक्रीज़ होती है, उसकी संख्या डिक्रीज़ होती है, प्लेटलेट गिरने लगती है, तो हम उसे बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपीनिया। आई होप यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा, इतने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आज की क्लास हम यहीं स्टॉप करते हैं, बिकॉज क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। ठीक है, बाकी के जो रिमेनिंग टॉपिक हैं हमारे वो हम अगली क्लास में लेकर आएंगे इंशाल्लाह। और जितने भी पॉइंट मैंने बताए हैं वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में ही हमने डिस्कस करा है। अगर कहीं पर कोई गलती हुई है तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा, हम उसे करेक्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, उसमें सुधार करेंगे। और कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, हम उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे कि हम इससे भी ज़्यादा अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करा सके। अभी फ़िलहाल मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं इसे टाइप करके आपके सामने लेकर आती, तो इसलिए ज़रूरी भी था, एग्ज़ाम है तो मिलना आपके साथ डिस्कस कर लें इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो आपको भी हेल्प हो जाएगी और मेरा भी रिवाइज़ हो जाएगा। तो मैंने इसलिए आपके साथ जो भी कंटेंट था उसको शेयर किया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, कंटेंट समझ में आया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। आप बने रहें हमारे साथ अंत तक। चलिए फिर जल्दी मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ। और जो हमारी एग्ज़ाम आई हुई है MP ग्रुप 5 की एग्ज़ाम, उसको ध्यान में रखते हुए उसके अकॉर्डिंग ही हमारे जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सभी सब्जेक्ट से हम उसे कवर करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, हमारे टाइम मिल जाता है तो हम उस टॉपिक को पूरा डिटेल वाइज डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर हमें टाइम नहीं मिलता है तो उस पर्टिकुलर टॉपिक से ही हम उसके जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हम उसको कवर करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। बाय।